एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें हम पेट का सिलेबस आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू। और यहाँ पर हमारे क्लासेस के शेड्यूल्स दिए गए हैं। मॉर्निंग 7 से लेट नाइट 9 तक आपके लिए सारे क्लासेस आते रहते हैं, तो आप ज़रूर देखा करिए इनको। और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या फिर एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा मार्क्स का आता है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लाइक आपका जीए 10 मार्क्स का आता है, आपका हिस्ट्री 10 मार्क्स की आने वाली है और डीआई 20 मार्क्स का आता है, तो इन चीज़ों पे आप फोकस एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं डे टू डे अपडेट्स के लिए। ये हमारे 2 ऐप्स हैं, रेविंग्स और काबिल। इनमें से कोई एक आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है, अगर आपको कोई क्विज अटेम्प्ट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स में से पहला कोर्स है, 199 रुपीज़ का ये कोर्स रहने वाला है। पूरे लूसेंट में जो भी एक्सरसाइज दी गई हैं वो हमने अब कराई हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं। डाउट क्लियरिंग के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 6 मंथ के लिए आपको ये पैकेज मिलेगा 199 रुपीज़ में। हिंदी में रहने वाला है, इसमें आपको रीजनिंग मिलेगी, फिजिक्स का वॉल्यूम 1 मिलेगा, जीएस में पॉलिटी और ज्योग्राफी मिलेगा, अर्थमेटिक मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज एनडीए कोर्स फॉर 6 मंथ ओनली। एंड यहाँ पर आपको एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट है, डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाएंगे आपके लिए। अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं, इंडिविजुअल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी आपको। 600 से ज़्यादा क्लासेस हैं आपके लिए, रिकॉर्डेड 1 आवर्स की क्लासेस होंगी ये। और आपका पूरा होलिस्टिक वे में कवर करने की कोशिश की गई है सिलेबस को। सेम ही कोर्स है आपके लिए जो आप प्राइस पे करके 1 ईयर के लिए आपके पास ओपन रह सकते हैं। आप कितनी भी बार इन वीडियोस को देख सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिविजुअल मेंटोरशिप आपके लिए है। अगला जो पार्ट है हमारा प्रेसिडेंट का, वो पार्ट 3 है। हम ऑलरेडी 2 पार्ट अपने देख चुके हैं। ये हमारे लिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि हमारे पास जो है ये आपका राष्ट्रपति जो है ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी इसके क्या हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं। और क्योंकि अभी इसके इलेक्शन हुए हैं और हमारी जो नई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनी है वो कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि कहाँ ट्राइब से बनी हुई है। ठीक है, तो इस बार जो ट्राइब वाला आपका हो जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपका ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ट्राइब कौन सी थी, कौन सी ट्राइब से हैं, वो संथाल ट्राइब से है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे और बात करेंगे ये कौन सी सेकंड महिला प्रेसिडेंट है। पहली कौन सी थी, प्रतिभा पाटिल थी। ये भी छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं। शुरू करेंगे अपने आज के टॉपिक और बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। एन संजीव रेड्डी, जिनको ये क्वेश्चन भी हमने पिछली बार पढ़ा था, ये निर्विरोध चुने जाने वाले, यानी कि इनके अपोजिशन में कोई था ही नहीं। होता है ना कि इलेक्शन कब होता है, जब 2 लोग हो, 3 लोग हो, तब इलेक्शन होते हैं। भाई इनके अपोजिशन में कोई नहीं था, निर्विरोध चुने जाने वाले ये प्रेसिडेंट थे एन संजीवा रेड्डी। कौन सी पार्टी से संबंधित थे, जनता पार्टी से रिलेटेड थे। ओके, चलो आगे चलेंगे, बात करेंगे भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई। तो कौन है वो पर्सन जिन्होंने अपना राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं किया और उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो भाई 2 कार्यकाल के लिए रहे, यानी कि 10 सालों के लिए रहे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन जो है वो जब प्रेसिडेंट बने और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो पूरा अपना टाइम नहीं पीरियड पूरा कर पाते हैं और फिर हिदायतुल्लाह जो बनते हैं वो जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, सीटीआई होते हैं। ठीक है, उस टाइम के। फिर है भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में किसमें समाहित या निहित होता है? थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष। राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, तो प्रतिरक्षा बल का सर्वोच्च समादेश आपका राष्ट्रपति में होता है। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की करता है, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक, तो इन सब का जो है वो करता है और जो आपके उपराष्ट्रपति हैं इसकी नियुक्ति नहीं करता। इनका क्या होता है,
इनको नियुक्त नहीं किया जाता है, ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये निर्वाचित होते हैं, ना कि यहाँ पर ये नियुक्त होते हैं। तो दो अलग अलग वर्ड हैं, एक होता है अपॉइंट करना और एक होता है इलेक्टेड होना। तो ये इलेक्टेड होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, एक राज्य का राज्यपाल की, या फिर उपरोक्त सभी की? राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा करी जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ये बहुत ही ज्यादा प्रिविलेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसकी नियुक्ति करते हैं, किसकी नहीं करते हैं। तो जो आपके महान्यायवादी हो जाते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हो गए, और राज्यपाल यानी कि गवर्नर, इन सब को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति आपके प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहता है इनको डिफेंस मिनिस्टर बना दो, ठीक है भैया, इनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, इनको आप बना दो एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है भैया, इनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, इनको कपड़ा मंत्री बना दो, तो इनको कपड़ा मंत्री बना दिया गया। ऐसे करके क्या करते हैं? प्रधानमंत्री आदेश देते हैं और राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो यहाँ पर जैसे ही मैंने लोकसभा अध्यक्ष को देखा तो मेरी नज़र एक बार टिक गई। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को तो लोकसभा के लोग ही चुनते हैं। मैंने आपको बताया था पूरा प्रोसीजर कि नई नई लोकसभा बन करके आती है, ठीक है, सारे लोग ये एंट्रेंस पॉइंट है, नए नए चुने गए हैं, बाहर से अंदर आ गए। जब ये अंदर आ गए तो यहाँ पर सारे लोग इस तरह से क्या हो गए? खड़े हो गए। अब यहाँ पर बैठे हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? पूछते हैं या फिर देखते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा सीनियर बंदा कौन है। मान लो यहाँ पर ए नाम का बंदा है, वो सबसे ज़्यादा या फिर मोस्ट सीनियर पर्सन है, तो क्या होगा कि इस ए वाले बंदे को ये क्या करेंगे? प्रोटेम स्पीकर बना देंगे। क्या बना देंगे? प्रोटेम स्पीकर, यानी कि थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी स्पीकर बना देंगे। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? ये जो लोग आए हैं इनको कहेगा कि भाई शोर शराबा बंद करो, यहाँ पर आओ, शांति से बैठो, अब हम लोग इलेक्शन कर लेते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? अपनी अपनी सीटों में बैठ जाएंगे, और बैठ जाने के बाद क्या होगा? फिर वहाँ पर कराया जाएगा इलेक्शन। और जब इलेक्शन में 4-5 लोग खड़े होते हैं और उसके बाद एक कोई व्यक्ति, मान लो एक्स नाम का व्यक्ति जो है वो स्पीकर चुना जाता है, और वो जो स्पीकर चुना गया वो परमानेंट स्पीकर होता है। और फिर इसके बाद ये जो ए है इसका कार्यकाल या उसका जो जिम्मेदारी होती है वो वहीं से खत्म हो जाती है, और ये जो एक्स का बंदा है या एक्स नाम का जो बंदा है वो अपना स्पीकर चुन करके आता है। तो जब यहाँ पर ये प्रोसीजर सब लोकसभा वाले ही कर ले रहे हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति का तो कोई काम ही नहीं है। तो और पूछा क्या था कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो भैया लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, जो प्रोटेम स्पीकर है वो ही क्या कर देता है? वो चुने जाते हैं आपस में और फिर वो स्पीकर बन जाते हैं और गद्दी पे बैठ जाते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? देखते होगे आप, लिखा रहता है कि राष्ट्रपति या वारंट इन हिज हैंड, कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या फिर लोकसभा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गवर्नर जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कभी कभी ये भी लिखा होता है, ठीक है। तो गवर्नर जो है इनका जो कार्यकाल होता है वो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति की मर्जी तक इनका कार्यकाल होता है, जिस दिन राष्ट्रपति चाहे इन्हें हटा सकते हैं। और ऐसे ही नहीं हटाते, वो हटाते एक्चुअली किसके कहने पर है? पीएम के कहने पर। और ऐसा कई बार क्या 2 बार तो ऐसा देखने को मिला है कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मुझे नाम नहीं याद है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, क्या किया? राज्यों के गवर्नर्स को और वहाँ के जो भी लोग थे उनको हटा दिया। फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार हार जाती है, कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी आ जाती है, फिर जनता पार्टी आ जाती है। और जनता पार्टी के जब वो आते हैं, जो आपके पीएम होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जहाँ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वो उनके राज्यपालों को हटा देते हैं। तो ये चीज़ चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? किसे नहीं करता? वित्त आयोग, योजना आयोग, राज्य की भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, योजना आयोग। योजना आयोग जो है अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, नीति आयोग है, ठीक है। इसको जो है रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने।
नीति आयोग जो है वो 2015 में बनाया गया था। किसको रिप्लेस करके? योजना आयोग को। क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जिनको किसी एक्ट के जरिए लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती हैं जो दोनों में नहीं होती, तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाती हैं। और नीति आयोग जो है वो नए प्रेजेंट टाइम पे है, योजना आयोग नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं वित्त बिल के। अच्छा, यहाँ पर जो वित्त आयोग है इसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है 280 आर्टिकल 280 के तहत। राज्य की भाषा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, इन सब के जो हेड्स होते हैं वो सब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आप सबको पता है, फाइनेंस बिल हो, मनी बिल हो, इन सभी बिल्स के लिए सबसे पहले जो है फाइनेंस बिल एंड मनी बिल, इनके लिए पूर्व स्वीकृति चाहिए होती है भारत के राष्ट्रपति की। यानी कि ये बिल जो आ रहे हैं उन बिल को प्रेजेंट करने से पहले ही राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? साइन करना पड़ता है कि हाँ ये बिल ले जा करके आप संसद में प्रपोज करें। ठीक है, अगला सवाल, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? अब हम सबने देखा है, अगर आपने थोड़ी सी भी न्यूज़ फॉलो करी है या नहीं करी है, चलते फिरते भी सुना है, तो आपको पता होगा निर्भया केस में मिल जाती है सजा, और उसके बाद वो किसके चक्कर लगाते हैं? राष्ट्रपति के पिटिशन, अलग अलग मर्सी पिटिशन, ये वो लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है सेंटर लेवल पर। और अगर किसी को हाई कोर्ट पे सजा दी जाती है तो हाई कोर्ट वाला फिर जो भी है पर्सन वो किसके पास जाएगा? गवर्नर। गवर्नर के पास भी राइट्स होते हैं, लेकिन वो मृत्यु जो पनिशमेंट होती है कैपिटल पे, उसको नहीं माफ़ कर सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्य आपके राज्यसभा में नामित होते हैं और 2 लोकसभा में होते थे। ठीक है, मेरे बातों को ध्यान से सुनो कि 12 आपके किस में होते थे? राज्यसभा में होते हैं, प्रेजेंट टाइम पे अभी भी होते हैं, नामित ही करते हैं, नॉमिनेट। लेकिन 2 आपके लोकसभा में होते थे, अब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। ये क्वेश्चन इस तरह का अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर 14 आंसर होगा, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर 12 ऑप्शन होता तो भी सही होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये रखो कि कितने नामित होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 12 नामित होते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो राज्यसभा के पास ही प्रोविजन है नॉमिनेशन का, लोकसभा वाला प्रोविजन तो खत्म हो गया। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे? है, बिल्कुल है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए? ये नहीं है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करे? है। अयोध्यादेश जारी करे? ये भी है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये बी वाला नहीं है। ठीक है, आंसर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये राइट होता है क्षमादान का, इमरजेंसी लगाने का राइट होता है, और ऑर्डिनेंस जारी करने का राइट होता है अंडर आर्टिकल 123। ठीक है, और आर्टिकल 231 ये होता है शायद गवर्नर के पास, चेक कर लेना एक बार। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, या उपरोक्त सभी को? तो राष्ट्रपति को। आर्टिकल 143 के तहत ये क्या करता है? परामर्श लेता है। परामर्श लेता है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन ये परामर्श जो है ये मान्य नहीं होता। किस पे मान्य नहीं होता? लोकसभा पे। मान्य नहीं होता राष्ट्रपति पे। परामर्श ले लिया लेकिन ये मान्य नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल, मान्य इन द सेंस समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? मान्य का मतलब है कि कंपलसरी नहीं है। जैसे मुझसे आपने सलाह मांगी कि मैम ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने आपको कह दिया कि हाँ करो, लेकिन आपका मन नहीं है करने का, तो अब आप पे कंपल्शन नहीं है कि आप मेरी सलाह मानो। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह होता है वो राष्ट्रपति पे को बाध्य नहीं करता। मैंने यहाँ पे मान्य लिखा था, वहां पर करेक्ट वर्ड आएगा बाध्य। यहाँ पर वो बाध्य नहीं है राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए। ये उसकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है कि वो मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने। ठीक, अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को परामर्श लेने की अनुमति देता है? 143, ये भी मैंने बता दिया। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अधिवेशन को फिर लीड करने या फिर उसको कहते नहीं कंडक्ट कराने का काम
लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को जो संघीय मंत्रिपरिषद है, ये लिखा होता है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड, अंग्रेजी में आप देखेंगे एड एंड एडवाइस, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं हिंदी लिखी हुई है क्या, सहाय एवं मंत्रणा, तो इसकी अंग्रेजी यही है एड एंड एडवाइस। एड एंड एडवाइस करने वाली कौन बॉडी है? संघीय मंत्रिपरिषद है, जो राष्ट्रपति को एड करती है, एडवाइस देती है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कभी नहीं, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। आर्थिक संकट, हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया है, लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की तो वो कभी नहीं लगाई गई, ठीक है, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई। और ये जो ईयर्स आपको दिख रहे हैं ना, 62, 71, 75, इन सब में जो है वो हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी थी। कौन सी इमरजेंसी लगी थी? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, अंडर आर्टिकल 352। अगला सवाल, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति, एम्बेसडर्स, ठीक। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो मैंने इनका नाम लिया था, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ये CJI हैं, ठीक है, ये CJI थे। और जब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, 2 बार ऐसा हुआ कि इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्य किया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, या फिर किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। डी नहीं है, बाकी ये सारा काम जो है राष्ट्रपति करते हैं। सत्र को, सेशन को बुलाना, सेशन का विघटन करना हो, सत्रावसान करना हो, ये सारा काम प्रेसिडेंट का है। अगला सवाल कि विभिन्न विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। अगला सवाल, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी, धन विधेयक। अच्छा, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि भैया उसी की अनुमति से तो पहले गया था ना प्रेजेंट होने। मैंने आपको बताया था, धन विधेयक हो या वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल हो या मनी बिल, दोनों पे पहले साइन होते हैं प्रेसिडेंट के, तब वो बिल जो है प्रपोज किया जाता है। बिना उनकी साइन के प्रपोज ही नहीं किया जाएगा। तो जब पहले उन्होंने कंसेंट दे दिया है कि हाँ ठीक है इस बिल को प्रपोज करो, तो उसके बाद वो एक्सेप्ट ही करेंगे, उसके बाद वो रिजेक्ट नहीं कर सकते उस बिल को। अगला सवाल, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग है? निलंबनकारी वीटो, ठीक है। क्या करते हैं कभी कभी कि राष्ट्रपति जैसे उस पर साइन नहीं करना चाहते, या उनको लगता है अभी इस पर कुछ कमियां हैं, साइन एक बार फिर से पुनर्विचार कर लिया जाए, तो वो क्या करते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस कर देते हैं। और जो पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं उसको निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? गवर्नर को, याद कर लें यहीं पर, ठीक है। राज्यपाल राज्य की सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, और यहाँ पर ये संघ सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? सिंपल सा है, राज्य सूची पर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कौन जारी करेगा? इसके पास गवर्नर जारी करेगा, जो राज्यपाल होता है, ठीक है, उसके पास भी तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब केवल राज्यसभा सत्र में हो, जब केवल लोकसभा सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो। तो ये कंडीशंस वो हैं जब अध्यादेश जारी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों सत्र में ना हो, अरे दोनों सत्र में हैं तो फिर अध्यादेश की जरूरत क्या है भाई साहब? वो तो फिर जब सत्र में है तो वो खुद ही नियम कानून बना लेंगे। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब पार्लियामेंट है नहीं, बैठक नहीं हो रही है, तो फिर किस तरह से नियम लाया जाए, कोई लॉ लाना है तो ये क्या करते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं कि ठीक है आज से। फिर ये शॉर्ट तरीका है किसी भी नियम को तुरंत लाने का, जब लोकसभा ना हो सत्र में या राज्यसभा ना हो या दोनों ना हो।
तो यहाँ पर जब दोनों हैं तो फिर अध्यादेश जारी करने की बात ही नहीं है, तो सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? वो उसको संशोधित कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, निश्चित काल के लिए नहीं रख सकता, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये अधिकार है। संशोधित करने का अधिकार नहीं होता, अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होता, अपने पास अनिश्चित काल करके रख सकता है। अगर ये वाला नहीं लगा होता अगर यहाँ पर, तो ये पॉकेट वीटो की बात कर रहा होता। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष या फिर लोकसभा के चुनाव के बाद? तो ये दोनों सही है। हर साल जब सेशन शुरू होता है तब भी राष्ट्रपति संबोधित करता है, और जब लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं और पहला सेशन लगता है तब भी राष्ट्रपति संबोधित करता है। आखिरी सवाल, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति कब निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? नहीं, वो तो 143 था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर, उच्च न्यायालय के, अच्छा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के जजेस की, यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की, यहाँ पर नियंत्रक एवं कैग की नियुक्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो अगेन ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इनको हमने देख लिया, ये थर्ड पार्ट था। एक और पार्ट बचा है जो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको पसंद आता है ज़रूर शेयर किया करिए दूसरों के साथ, रिकमेंड किया करिए दूसरों को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।